हेलो एवरीवन। सो हम डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस और हमने लास्ट क्लास तक केम साइकिल तक पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस और इन एक्सपेरिमेंट की यूटिलिटी ये थी कि ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि दो फेजेज होती हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी एक लाइट फेज होती है, एक डार्क फेज होती है। तो इन दोनों फेजेस को प्रूव करने के लिए तीन सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं। उसके बाद में मैं आज की क्लास के अंदर आपको रिवाइज करा दूंगा एक बार C3 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, C4 साइकिल एंड कैम साइकिल, कहां पर क्या डिफरेंसेस है, क्या आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स फॉर टू फेजेस। दो फेजेस के लिए एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हुए थे उसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो एक एक्सपेरिमेंट है इसका नाम है ओटो वॉरबर्ग इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट। यह है ओटो वॉरबर्ग इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट। चलिए बात करते हैं कि ये क्या एक्सपेरिमेंट था। यदि हम एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करें जिसमें आपको क्या कंडीशन रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास में एक क्लोरेला है, एक सिंगल सेल एल्गी है क्लोरेला। हमने ये क्लोरेला लिया, तीन अलग अलग एल्गी हैं ये हमने लिए, ठीक है। ये है क्लोरेला, सिंगल सेल एल्गी है इसलिए एक्सपेरिमेंट करने में इजी रहेगा, एक ही सेल है तो जो कुछ होगा वो इसी सेल के कारण होगा। तो हमने तीन क्लोरेला सेपरेट लिए। इन क्लोरेला को हमने एक सस्पेंशन में डाल रखा है जिसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस तीन कंडीशंस में अलाउ करेंगे। देखना, कंडीशन नंबर 1, हम एक क्लोरेला को 24 आवर्स के लिए कंटिन्यूअसली लाइट में रखते हैं। 24 आवर्स के लिए इसके लिए लाइट पीरियड है, ये रहा लाइट पीरियड। 24 घंटे इसको लाइट में रखा। ध्यान से समझिएगा कि हमने तीन सस्पेंशन बनाए और तीनों सस्पेंशन में से एक सस्पेंशन को 24 आवर के लिए लाइट में रख दिया। हमारे पास दूसरा क्लोरेला है और हमने उस दूसरे क्लोरेला के लिए कुछ ऐसा सेटअप किया है कि हमने उसे 24 आवर्स के लिए डार्क में रखा है। ये मान लीजिए एक बार के लिए डार्क पीरियड है, तो ये हमने इसको 24 आवर के लिए डार्क में रखा। ये डार्क पीरियड फॉर 24 आवर्स, यहां से लेकर के यहां तक पूरा 24 आवर्स, ठीक है। ये हो गया अपने पास में दूसरा सेटअप। अब हमने तीसरे सेटअप में एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया देखते हैं। ये जो 24 आवर का टाइम ड्यूरेशन है, हम एक काम करते हैं, इसको छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशंस में डिवाइड करते हैं और उस छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन को ऐसे डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले इसको कुछ देर के लिए लाइट मिलेगी। सपोज करो 3 घंटे के लिए इसको लाइट मिली, तो अगले 3 घंटे के लिए इसको डार्क पीरियड मिलेगा। यह है लाइट पीरियड, यह है डार्क पीरियड। उसके अगले 3 घंटे फिर से इसको लाइट पीरियड मिलेगा, अगले घंटे फिर से इसको डार्क पीरियड मिलेगा। उसके अगले 3 घंटे फिर से लाइट, उसके अगले 3 घंटे फिर से डार्क, फिर से लाइट, फिर से डार्क, फिर से लाइट। जब हम एक प्लांट को अल्टरनेट तरीके से लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं, इसे कहते हैं इंटरमिटेंट लाइट, रुक रुक कर लाइट मिलना,
ठीक है, ये 3 आपको सेटअप समझ में आए, लेबोरेटरी में किए अपन ने। अब हमको क्या करना है, एट द एंड ऑफ 24 आवर्स इन तीनों के अंदर चेक करनी है कितनी फोटोसिंथेसिस हुई। उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप ऑक्सीजन अमाउंट चेक करें, दूसरा तरीका है कि आप कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस हुआ है वो चेक करें। तो आपको क्या करना है, आपको फोटोसिंथेसिस चेक करनी है, फोटोसिंथेसिस चेक करनी है। आपके सामने 3 ऑप्शन है और मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी ये तो आसानी से बता देगा कि सबसे कम फोटोसिंथेसिस कहां हुई है या फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं है। भाई कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ये कंडीशन है सेकंड वाली, नो फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि जब आप एक प्लांट को लाइट प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो वो प्लांट में लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी, लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो मतलब एक ऑप्शन तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरे, पहले और तीसरे ऑप्शन की। ज्यादातर समय हमको ये लग सकता है कि ज्यादा लाइट मिलना, कंटिन्यूअस लाइट मिलना अच्छा होता है, क्योंकि उसमें लाइट मिलने से लाइट रिएक्शन ज्यादा चलेगी। पर आप एक बार गौर करिए मेरी बात पर, हमारे प्लेनेट के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, वे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिन रात दिन रात दिन रात के अकॉर्डिंग अडप्ट हो रखे हैं। यदि हमको कंटिन्यूअसली लाइट कंडीशन मिलती रहे, मान लीजिए हमारे लिए महीने भर दिन जैसी कंडीशन रहे, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी उस चीज के लिए अडप्टेड ही नहीं है। हमारी बॉडी इस चीज के लिए अडप्टेड है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम तक लाइट मिलनी चाहिए एंड देन उसके बाद हमको डार्क पीरियड मिलना चाहिए, क्योंकि केवल लाइट में ही ग्रोथ नहीं होती है, बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारे ग्रोथ्स ऐसे हैं जो डार्क पीरियड में ही हो पाते हैं। तो जब यदि आप एक प्लांट को, एक एल्गी को कंटिन्यूअसली लाइट दोगे, आपको यह लगेगा कि इसको ज्यादा लाइट देने से ज्यादा लाइट रिएक्शन चलेगी और ज्यादा लाइट रिएक्शन चलने से ज्यादा एनर्जी बनेगी, ज्यादा एनर्जी से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप कंटिन्यूअसली लाइट देते हो तो कंटिन्यूअसली लाइट की वजह से इसमें एटीपी एंड NADPH ज्यादा बन जाते हैं। एटीपी ज्यादा, NADPH ज्यादा, और ये दोनों ज्यादा बन गए, इनकी रिसाइकलिंग नहीं हो रही, नो रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग अगर नहीं होगी तो कंटिन्यू चेन कैसे चलेगी? मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं। लेट सपोज कि ये हमारी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है और यहां पर फोटोसिस्टम 2 है। इस फोटोसिस्टम 2 के ऊपर जब लाइट गिरती है तो लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो चालू हो जाएगा, लेकिन जब लास्ट में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे और पता चलेगा NADP है ही नहीं, यहां पे सारे NADP तो NADPH बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने कंटिन्यू लाइट दी थी ना। एक बार तो फोटोसिंथेसिस रेट है वो बढ़ेगी, जल्दी जल्दी फोटोसिंथेसिस होना शुरू होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद में समझ में आया कि जितने ADP थे सारे ATP बन के बैठे हैं, जितने NADP थे वो NADPH बन के बैठे हैं। जब तक इनका रिसाइकलिंग नहीं होगा, अगली बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? इसलिए ये फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाती है। देन उसके बाद में जब अपन तीसरे एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देते हैं तो हमको यह समझ में आता है कि लाइट के छोटे से ड्यूरेशन में बहुत सारे ATP और NADPH बने, और जैसे ही लाइट हमने टर्न ऑफ करी तो कुछ रिएक्शन तो डार्क वाली चली और कुछ NADPH एंड ATP कंज्यूम हो गए। तो जब अगली बार वापस से लाइट मिलेगी तो वापस बहुत सारे ADP एंड NADP होंगे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन एंड फॉस्फेट एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है रिसाइकलिंग ऑफ ATP एंड NADPH, इनकी रिसाइकलिंग हो रही है, इसलिए इस कंडीशन के अंदर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। हेंस प्रूव्ड कि डार्क का भी थोड़ा सा रोल तो है यहां पर रिसाइकलिंग करवाने के अंदर।
सही है। तो एक एक्सपेरिमेंट हमको ये याद रखना है, ओटो वॉरबर्ग का इंटरमिटेंट एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की, और दूसरे एक्सपेरिमेंट का नाम है Q10 एक्सपेरिमेंट। Q10 एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? Q10 एक्सपेरिमेंट हमको यह बताता है कि हमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को अलग अलग टेम्परेचर पर चेक करना चाहिए। क्या सभी टेम्परेचर पर सेम फोटोसिंथेसिस होती है, या अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग फोटोसिंथेसिस होती है? लेट्स सी, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं Q10 का मतलब क्या है। Q10 का मतलब होता है, Q10 का मतलब होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट गिवन टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस की रेट गिवन टेम्परेचर पे क्या है, एंड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट 10 डिग्री लो और हाई टेम्परेचर। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट बताता हूं, सेटअप समझाता हूं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में एक प्लांट है, वो लगा हुआ है ऐसे, ये कोई प्लांट लगा हुआ है। हमने इस प्लांट को एक बार के लिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा। कोई भी आप रख लो, 25 रख लो, 24 रख लो, 22 रख लो, एक बार आपकी मर्जी है। ये हो गया हमारे पास में गिवन टेम्परेचर, इसको कहेंगे गिवन टेम्परेचर। ठीक है। अब हमने गिवन टेम्परेचर के ऊपर फोटोसिंथेसिस चेक करी, क्वांटम यील्ड चेक करी, क्वांटम यील्ड। लेट्स सपोज कि इसमें x ग्राम कार्बोहाइड्रेट बना, x ग्राम यहां पर कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? इसी प्लांट को अब एक बार 10 डिग्री लो के ऊपर करवा के देखते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको 15 डिग्री सेल्सियस पे हमने फोटोसिंथेसिस कराई। जब 15 डिग्री सेल्सियस पे फोटोसिंथेसिस करा के क्वांटम यील्ड चेक करी, तो हमें पता चला कि इस बार इसमें लेस देन x ग्राम कार्बोहाइड्रेट बना है। अभी चर्चा करेंगे अपन इसका क्यों ऐसा हुआ। फिर हमने एक बार और इसमें सेटअप किया, और तीसरी बार हमने क्या किया, जो गिवन टेम्परेचर था उससे 10 डिग्री ज्यादा पे फोटोसिंथेसिस कराई, 10 डिग्री लो और 10 डिग्री हाई। तो इस बार इसकी क्वांटम यील्ड है वो अगेन लेस देन x आती है, लेस देन x ग्राम। अब ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फोटोसिंथेसिस नाम की एक रिएक्शन में दो प्रोसेस होती हैं, और इनमें से एक प्रोसेस का नाम है लाइट रिएक्शन, और एक प्रोसेस का नाम है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, दोनों को समझना आप। लाइट रिएक्शन के अंदर एंजाइम्स बहुत कम काम करते हैं। लाइट रिएक्शन के अंदर दो एंजाइम्स काम करते हैं, एक का नाम है वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या जिसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। फोटो सिस्टम 2 के साथ फिजिकली अटैच है, नीचे रहता है ल्यूमन के अंदर। एक तो ये एंजाइम काम करता है, और दूसरा एक एंजाइम लास्ट में काम करता है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये दो एंजाइम्स है, बाकी यहां पे कोई एंजाइम्स नहीं है। नो मोर एंजाइम्स, नो मोर एंजाइम्स। तो यहां एंजाइम ज्यादा नहीं है। लेकिन आप यदि C3 साइकिल देखें
यदि C4 साइकिल देखें, यदि केम साइकिल देखें, तो देयर आर मैनी एंजाइम्स। जितने स्टेप्स उतने एंजाइम्स, जितने स्टेप्स उतने एंजाइम्स। अब आप यहां से कॉन्सेप्ट समझिए। जेड साइकिल है, मान लीजिए एक जेड साइकिल चल रही है, ठीक है। इस जेड साइकिल को आप 25 डिग्री सेल्सियस पे रन कराओ, 15 डिग्री सेल्सियस पे रन कराओ, या 35 डिग्री सेल्सियस पे रन कराओ, आपकी मर्जी। जब भी इस जेड साइकिल में 2 फोटॉन्स गिरते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और एक साइकिल कंप्लीट होती है तो 3 एटीपी और 2 NADPH ही बनते हैं। यही बनेगा। आप 15 डिग्री के ऊपर फोटोसिंथेसिस कराओगे तो भी आपको एक जेड साइकिल के अंदर 3 एटीपी मिलेंगे, 2 NADPH मिलेंगे। आप यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर फोटोसिंथेसिस कराओगे तो भी आपको जेड साइकिल के अंदर 3 एटीपी और 2 NADPH ही मिलेंगे। और यदि आप 35 पे कराओगे तो भी आपको सेम मिलेंगे। रीजन, यहां एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट कम है। यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मैनी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर से होते हुए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट उस कैरियर के रिडॉक्स पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, ना कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसलिए यहां पर एनर्जी तो उतनी ही बन रही है। लेकिन जब आप किसी C3 या C4 या केम साइकिल को आप किस पे रन करा रहे हो, अलग अलग टेम्परेचर पे, 25 डिग्री पे, 35 डिग्री पे या फिर 15 डिग्री पे, ये रिएक्शन एंजाइम से कंट्रोल्ड है। यह रिएक्शन जो है वो एंजाइम हर स्टेप में काम आते हैं। तो भाई आप ये सोचो, एक टेम्परेचर पर सारे एंजाइम्स एक साथ एक एफिशिएंसी से कैसे काम कर सकते हैं। एक सपोज करो कि केल्विन साइकिल को 13 स्टेप्स में बांटा है, तो 13 स्टेप्स में 13 एंजाइम्स तो लगते ही हैं कम से कम। 13 एंजाइम 25 डिग्री पे भी काम करेंगे, 13 के 13 35 पे भी काम करेंगे, और 13 के 13 15 पे भी काम करेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई तो ऐसा एंजाइम होगा ना जिसको दिक्कत होगी। इसलिए जब आप डार्क रिएक्शन को अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर रन करते हो तो आपको अलग अलग प्रोडक्टिविटी मिलती है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एंजाइम से कंट्रोल है। आपने टेम्परेचर चेंज किया तो कोई ना कोई एंजाइम को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, और एंजाइम को प्रॉब्लम हुई तो मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस पाथवे को प्रॉब्लम होगी। तो हम जब इस प्लांट को अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर फोटोसिंथेसिस कराते हैं तो सेम कार्बोहाइड्रेट हर बार नहीं मिलता। सेम कार्बोहाइड्रेट आपको हर बार नहीं मिलने वाला। इसलिए एक चीज तो प्रूव हो गई कि कोई एक प्रोसेस नहीं है, यहां कम से कम 2 अलग अलग प्रोसेसेस चल रही हैं। अगर एक प्रोसेस होती तो वो हर बार सेम रिजल्ट देती। जैसे कि आप लाइट रिएक्शन को देखो, लाइट गिरने से एनर्जी बन रही है, वो आप किसी भी टेम्परेचर पे बनाओगे उतनी बनेगी। ये हो सकता है कि आप 15 डिग्री टेम्परेचर पे कराओगे तो स्लो चलेगी, 35 पे फास्ट चलेगी, बट एक जेड साइकिल का रिजल्ट वही रहेगा जो होना चाहिए। हेंस प्रूव्ड कि यहां 2 रिएक्शंस चलती हैं। तो ये हो गया हमारे पास में दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं तीसरे एक्सपेरिमेंट की। हमारा जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है, दिस इज नोन एज केल्विन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगता है पर्सनली मुझे, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल सी चीज दे रखी है। क्या किया इन्होंने, देखो, एक ग्लास का बॉक्स लिया, ग्लास बॉक्स। इस ग्लास बॉक्स के अंदर इन्होंने एक प्लांट को रखा,
ये मान लीजिए कोई प्लांट लगा दिया और इस ग्लास के बॉक्स में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, वो C14 वाली थी, यानी हैवी आइसोटोप लिया उन्होंने, रेडियो आइसोटोप लिया कार्बन का, ये C14 थी। और कोई दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स यहां पे नहीं है, सारी CO2 यही वाली है। अब इन्होंने इस सेटअप के अंदर लाइट देनी चालू करी। जब लाइट दी इन्होंने, तो लाइट में तो लाइट रिएक्शन चलेगी और एनर्जी बनेगी, एनर्जी बन गई। सडनली इन्होंने इस सेटअप को डार्क में शिफ्ट कर दिया, सडनली डार्क। जब सडनली डार्क में शिफ्ट करते हैं तो जितने एटीपी NADPH बने पड़े हैं और जितने एंजाइम एक्टिवेटेड है, एक बार थोड़ी सी देर उनसे रिएक्शन चल जाएगी। नो डाउट डार्क में बाद में रिएक्शन बंद हो जाएगी, बट इनिशियली थोड़ी देर चल जाएगी, क्योंकि अभी तो एंजाइम एक्टिव पड़े हुए हैं, अभी तो NADPH एंड ATP बना हुआ पड़ा है। जब डार्क में रखा इन्होंने तो फोटोसिंथेसिस बंद हो गई। अब इन्होंने क्या किया, इस प्लांट से कार्बोहाइड्रेट निकाला, C6H12O6 निकाला। जब ये यहां से कार्बोहाइड्रेट निकालते हैं तो इनको आश्चर्य होता है कि कार्बोहाइड्रेट में वही कार्बन है जो इन्होंने CO2 के अंदर दिया था। CO2 में जो कार्बन दिया था, दिस इज द सेम कार्बन। तो भाई अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इनऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट हो गया? ऑलवेज रिमेंबर, बिना किसी एंजाइम के, बिना किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस के इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट नहीं हो सकता ना। अगर ऐसा होता तो हवा में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा में ही कार्बोहाइड्रेट बन जाना चाहिए था, जबकि हवा में उसको सफिशिएंट एनर्जी मिली जाती होगी सनलाइट से। लेकिन ऑटोमेटिक तो इनऑर्गेनिक कार्बन, ये जो CO2 में कार्बन होता है, दैट इज इनऑर्गेनिक कार्बन, दिस इज इनऑर्गेनिक कार्बन। और जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, दैट इज ऑर्गेनिक कार्बन। सो एक चीज समझने की कोशिश करो कि इनऑर्गेनिक कार्बन बिना रिएक्शन के ऑर्गेनिक कैसे बना? नहीं बन सकता ना। हैंस प्रूव्ड कि यहां पे कोई ना कोई रिएक्शन चल रही है जो एंजाइम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एंजाइम ही ऐसा करवा सकते हैं। तो इससे यह प्रूव हो गया कि यहां डार्क रिएक्शन भी चलती है। लाइट रिएक्शन तो चलेगी, वो तो पता ही है, दिन में लाइट मिल रही है तो लाइट रिएक्शन तो चल रही है, पर डार्क रिएक्शन भी यहां पे चल रही है। तो ये हो गया हमारे पास में केल्विन का एक्सपेरिमेंट। अब 3 एक्सपेरिमेंट के बाद हम कुछ छोटी छोटी जनरल बातें करते हैं। रुबिस्को की मैं आपको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी समझाता हूं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हवा के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.04% है। ये आपको याद रखनी है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में से 3 टाइप की कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पहली कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें नॉर्मल कार्बन है कार्बन 12, दूसरी में कार्बन 13, तीसरी में कार्बन 14। जो कार्बन 12 है वह है 98.9%, यानी 0.04 का 98.9% कार्बन डाइऑक्साइड C12 वाली है। उसके बाद में 1.1% है वो C13 वाली है। वैसे तो 100% हो चुके हैं, बट हवा में 10⁻⁻10% कार्बन डाइऑक्साइड C14 है, बहुत कम है। ये तो एक जानकारी हो गई आप लोगों के लिए कि कितनी कार्बन कहां प्रेजेंट है। अब अपन बात करते हैं दूसरी चीज की। प्लांट्स का जो रुबिस्को एंजाइम होता है,
इस रूबिस्को के पास में एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। इस रूबिस्को के पास में एक डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटी है। तो ये रूबिस्को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, कैन डिस्क्रिमिनेट C12 एंड C13 एंड C14। पहली बात तो C14 है वो है ही बहुत कम, उसके बावजूद भी रूबिस्को जो है वो C12 एंड C13 दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता है। यानी इसको पता है कि C12 कौन सी और C13 कौन सी है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कार्बन इज कार्बन, अभी तक इसके प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हुआ है, वो 6 है, तो कार्बन की प्रॉपर्टी तीनों में सेम है, बट ये रूबिस्को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। और जब कभी भी ये डिस्क्रिमिनेट करता है तो इट प्रीफर C12CO2 ओवर C13 और C14। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि रूबिस्को के सामने जब कभी भी C13 एंड C12 दोनों आएगी तो वो C12 को पिक करेगा। आप ये लाइन लिखिए, रूबिस्को कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन C12 and C13 and it prefers C12 over C13। C12 over C13 ये प्रीफर करता है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये है एपिडर्मिस की सेल, इसके नीचे ये है मीजोफिल की सेल। इस मीजोफिल सेल में यहां क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा में यहां रूबिस्को है, आर रूबिस्को है। 3 टाइप की CO2 है, C12, C13 एंड C14। ये 3 टाइप की CO2 है, राइट। पहले तो आप C14 को देखो, इसके साथ में 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लेस। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इसका वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू बोथ ऑफ द रिमेनिंग 2। इसका वजन ज्यादा है ना, इसके पास में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स है, वजन ज्यादा है। इन दोनों के कारण इट कैन नॉट रीच अप टू रूबिस्को। ये रूबिस्को के पास पहुंच नहीं पाती है, तो प्लांट्स के अंदर C14 तो फिक्स नहीं होती है। अब बचे 2, दोनों के पीछे के चीजें समझिए। दोनों में से एक तो कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा है और इसकी कंसंट्रेशन कम है। दूसरी बात, अगर अपन इसके वजन की बात करें, वेट की बात करें, तो C12 हल्की है और C13 भारी है। C12 है वो तो हल्की है और C13 भारी है। अब आप ये सोचो कि एक हल्का मॉलिक्यूल एक भारी मॉलिक्यूल है, दोनों एक साथ दौड़ेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल आगे पहले पहुंचेगा? ऑब्वियसली दैट इज द C12। दूसरा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है ना, तो आपको प्लांट के कार्बोहाइड्रेट में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट C12 वाला कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, हमने पीछे एक स्टेटमेंट लिखा था C4 प्लांट्स जब पढ़ रहे थे कि C3 एंड C4 प्लांट्स का पता लगाने के लिए हम C12 एंड C13 का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल। मान लीजिए कि आपके पास में एक प्लांट मिला, चलो मैं वैसे ही बता देता हूं। मान लीजिए कि 2 प्लांट अपने पास में, एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है, 2 प्लांट। इसमें से एक C3 है, एक C4 है। अपने को पता नहीं कौन सा क्या है। एक काम करते हैं, अपन ना इन दोनों के सामने CO2 C12 कॉन्सेंट्रेशन 50% एंड CO2 C13 कॉन्सेंट्रेशन 50% रख देते हैं। दोनों के सामने बराबर बराबर कॉन्सेंट्रेशन रख दी।
अब आप सोचो कि मान लो एक बार कि ये C3 प्लांट है और ये C4 प्लांट है। अब ये प्लांट C3 प्लांट है, इसलिए CO2 सीधा रुबिस्को एंजाइम यूज करेगा, रुबिस्को। और रुबिस्को के पास में अभी अपन ने क्या लिखा कि इट कैन डिस्क्रिमिनेट, और ये किसको प्रीफर करता है? C12। इसलिए जब आप 50-50 कॉन्सेंट्रेशन दोनों के सामने रखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस प्लांट के कार्बोहाइड्रेट में C12 है, वो परसेंटेज में ज्यादा है। अब आप सोचो कि C4 प्लांट के साथ क्या दिक्कत है। C4 प्लांट में पहला एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा वो होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेट C12 एंड C13 दोनों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, और जब इसके सामने ये दोनों आएगी तो ये दोनों को ही HCO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर देगा, दोनों को। उसके बाद जो अगला एंजाइम काम करेगा वो होगा पेप्केज, और ये एंजाइम भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, इसलिए यह एंजाइम भी दोनों को फिक्स कर देगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के अंदर। अब आगे जब रुबिस्को तक बात पहुंचेगी तो रुबिस्को के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। रुबिस्को को ये दोनों इक्वल अमाउंट में मिलेगी, तो जब आप इसका कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल C13 एंड 12 मिलेंगे। अभी भी ज्यादा तो यही मिलेगा, पर C13 भी काफी मिलेगा आपको। जब आपके पास में एक अननोन प्लांट है और आपको ये नहीं पता कि ये प्लांट C3 है या C4 है, तो अब इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आपको यह करना है कि आप इसे इक्वल अमाउंट ऑफ C13 एंड C12 वाली CO2 दो। थोड़ी देर बाद में इसका कार्बोहाइड्रेट चेक करो। यदि आपको यह लगता है कि इसके कार्बोहाइड्रेट में C12 ज्यादा है और C13 ना के बराबर है, तो समझ जाओ कि इसका रुबिस्को काम कर रहा है पहले, जिसने C12 को एक्सेप्ट किया, C13 को रिजेक्ट किया। लेकिन अगर आपको इसके कार्बोहाइड्रेट में दोनों ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में मिल रही है, तो इसका मतलब रुबिस्को ने पहले काम नहीं किया, कोई और काम कर रहा है। इजीली पता चल जाएगा कि वो C4 प्लांट है। तो ये जिसमें दोनों टाइप के कार्बन्स मिले उसे कहते हैं C4 प्लांट्स। चलिए अब मैं आपको एक लास्ट फॉर्मूला बताता हूं, एक अलग से फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा। उससे पहले एक मैं चीज समझा देता हूं। एक होता है सेंसिबल हीट लॉस, सेंसिबल हीट लॉस। इसका मतलब यह होता है कि जब प्लांट की बॉडी में हीट बढ़ जाती है तो प्लांट उसका एक कंसीडरेबल अमाउंट तो कम कर देता है और कुछ अमाउंट उसका रख लेता है अपने पास। यानी सेंसिबल तरीके से कम करना है। ऐसे नहीं कि गर्मी लग रही है तो सारी हीट कम कर दो, थोड़ी हीट तो उसे खुद को जिंदा रहने के लिए भी चाहिएगी। इसे कहते हैं सेंसिबल हीट लॉस, मतलब सोच समझकर हीट का लॉस करना। एक होता है इवेपोरेशन हीट लॉस। अगर प्लांट में ज्यादा इवेपोरेशन होगा तो हीट भी ज्यादा लॉस हो जाएगी, उसमें प्लांट कुछ कर नहीं पाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, एक रेशियो लेते हैं जिसको कहते हैं बोवन रेशियो। याद रखना है बस ये आपको, क्या पता एग्जाम के अंदर ऐसा का ऐसा आ जाए बी पार्ट के अंदर। बोवन रेशियो, बोवन रेशियो होता है सेंसिबल हीट लॉस डिवाइडेड बाय इवेपोरेशन हीट लॉस। बस आपको बस इतना सही रेशियो है, याद रख लेना, एग्जाम के हिसाब से काम आ सकता है। तो चलो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। और अब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गई है। अब आप बताइए कमेंट करके नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है।